पर्शियन एम्पायर को जीतने के बाद अलेक्जेंडर को लगने लगा था कि अब उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इंडिया पहुंचते ही उसकी मुलाकात किंग पोरस से हुई और यही बैटल उसकी जिंदगी की सबसे टफेस्ट बैटल बनने वाली थी। इस बैटल में सिर्फ सैनिक नहीं लड़ रहे थे, यहां स्ट्रैटेजी, पेशेंस और टाइमिंग की भी परीक्षा होने वाली थी। थ्रोन ऑफ स्ट्रैटेजी। अलेक्जेंडर, एक ऐसा नाम जिसने कुछ ही सालों में दुनिया का नक्शा बदल दिया। जहां ज्यादातर राजा अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ते थे, वहीं अलेक्जेंडर का सपना था पूरी नोन वर्ल्ड को अपने एम्पायर का हिस्सा बनाना। और इसी सपने ने उसे मैसेडोनिया से हजारों किलोमीटर दूर इंडिया की सरहद तक पहुंचा दिया। इसके बाद शुरू हुई उसकी लेजेंडरी कैंपेन। एक एक करके ग्रीक सिटी स्टेट्स उसके नियंत्रण में आए। फिर उसने हेलेस्पोंट पार किया और सीधे पर्शियन एम्पायर को चुनौती दे दी। ग्रानिकस, इसूस और गौगमेला जैसी निर्णायक बैटल्स में अलेक्जेंडर ने पर्शियन किंग डैरियस III को हराकर उस समय के सबसे बड़े एम्पायर पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन अलेक्जेंडर यहीं रुकने वाला नहीं था। उसकी सेना सेंट्रल एशिया के कठिन पहाड़ों, रेगिस्तानों और अनगिनत युद्धों को पार करती हुई आखिरकार इंडस रिवर तक पहुंच गई। अब उसकी नजर इंडिया के सबसे शक्तिशाली राज्य नंदा एम्पायर पर थी। लेकिन नंदा एम्पायर तक पहुंचने से पहले उसके रास्ते में खड़ा था एक ऐसा राजा जिसने इतिहास के सबसे महान कॉन्करर को उसकी जिंदगी की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक दी। झेलुम रिवर और चेनाब रिवर के बीच फैले पौरवा किंगडम पर शासन करते थे किंग पोरस। उस समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया कई छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था। लेकिन पोरस उन शासकों में से थे जिनकी पहचान उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ और दृढ़ नेतृत्व के लिए थी। उनके पास एक अनुशासित आर्मी थी जिसमें इन्फंट्री, कैवलरी, चैरियट्स और सबसे खास वॉर एलिफेंट्स शामिल थे। जब कई शासकों ने अलेक्जेंडर के सामने समझौते का रास्ता चुना, तब पोरस ने बिना झुके अपनी सीमा की रक्षा करने का फैसला किया। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे प्रसिद्ध बैटल्स में से एक। 326 बीसी। टक्सिला के शासक अंभी से संधि करने के बाद अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को पौरवा किंगडम की ओर बढ़ने का आदेश दिया। उसका लक्ष्य साफ था, हाइडास्पेस रिवर को पार करके पोरस को हराना और फिर आगे बढ़कर नांडा एम्पायर की ओर मार्च करना। दूसरी ओर पोरस भी अलेक्जेंडर के इरादों से पूरी तरह वाकिफ था। जैसे ही उसे मैसेडोनियन आर्मी की गतिविधियों की खबर मिली, उसने अपनी सेना को लेकर हाइडास्पेस रिवर के पूर्वी किनारे पर डेरा डाल दिया। अब दोनों महान सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थीं, लेकिन उनके बीच बह रही थी एक उफनती नदी, जो किसी भी पक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। अब हाइडास्पेस रिवर के दोनों किनारों पर इतिहास की दो महान सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थी अलेक्जेंडर की अनुभवी मैसेडोनियन आर्मी, जिसमें लगभग 40 से 47,000 सैनिक थे। दूसरी ओर किंग पोरस की सेना थी, जिसके बारे में अलग अलग स्रोत अलग अलग संख्या बताते हैं। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार उसके पास लगभग 20 से 30,000 इन्फेंट्री, 2 से 4,000 कैवलरी, करीब 200 वॉर एलिफेंट्स और कुछ चैरियट्स थे। अब दोनों कमांडर सही मौके का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस बैटल की पहली चुनौती दुश्मन की सेना नहीं, बल्कि हाइडास्पेस रिवर थी। अलेक्जेंडर ने जैसे ही हाइडास्पेस रिवर के दूसरी ओर तैनात पोरस की सेना को देखा, वह समझ गया कि सीधे नदी पार करना आत्मघाती साबित हो सकता है। तेज बहाव के बीच अगर उसकी सेना क्रॉसिंग के दौरान फंस जाती, तो पोरस के वॉर एलिफेंट्स, कैवलरी और आर्चर्स उन्हें आसानी से निशाना बना सकते थे। इसलिए अलेक्जेंडर ने जल्दबाजी करने के बजाय इंतजार करने का फैसला किया। इसी दौरान वह लगातार अपने स्काउट्स और रिकॉनेसेंस पार्टीज को नदी के किनारे भेजता रहा, ताकि कोई ऐसा क्रॉसिंग पॉइंट मिल सके जहां से पूरी सेना को सुरक्षित तरीके से नदी के पार उतारा जा सके। कई दिनों तक अपने स्काउट से जानकारी जुटाने के बाद अलेक्जेंडर को आखिरकार एक उपयुक्त क्रॉसिंग पॉइंट मिल गया। अब उसने अपनी सबसे डेयरिंग स्ट्रैटेजी को अंजाम देने का फैसला किया। योजना थी कि रात के अंधेरे में बिना किसी शोर के चुने हुए सैनिकों के साथ हाइडास्पीस रिवर पार की जाए और सुबह होने से पहले पोरस पर
अचानक हमला कर दिया जाए। किस्मत भी उस रात अलेक्जेंडर के साथ थी। तेज बारिश, गरजते बादल और अंधेरा उसकी पूरी मूवमेंट को छिपाने में मदद कर रहे थे। लेकिन रिवर क्रॉसिंग के दौरान एक बड़ी गलती हो गई। जिस जमीन को अलेक्जेंडर नदी का दूसरा किनारा समझ रहा था, वह असल में बीच नदी का एक आइलैंड निकला। इससे पूरी क्रॉसिंग में काफी देरी हो गई और उसकी सेना को दोबारा नदी की एक और धारा पार करनी पड़ी। इसी देरी के दौरान पोरुस के स्काउट्स ने अलेक्जेंडर की मूवमेंट देख ली। अब उसका सरप्राइज अटैक पूरी तरह सफल नहीं रह गया था, लेकिन तब तक अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ नदी पार करने में कामयाब हो चुका था। दूसरी ओर पोरुस भी तेजी से अपनी सेना लेकर उसकी ओर बढ़ रहा था और अब इतिहास की सबसे प्रसिद्ध बैटल्स में से एक शुरू होने वाली थी। अब दोनों सेनाएं बैटल के लिए पूरी तरह तैयार थीं। अलेक्जेंडर ने अपनी अनुभवी मैसेडोनियन आर्मी को अपनी पारंपरिक फॉर्मेशन में तैनात किया। उसकी इन्फेंट्री ने बैटलफील्ड के सेंटर की कमान संभाली, जबकि दोनों फ्लैंक्स पर उसकी तेज और हाईली मोबाइल कैवलरी तैनात थी, जो सही समय पर निर्णायक हमला करने के लिए तैयार थी। दूसरी ओर किंग पोरस ने भी अपनी सेना को सावधानी से डिप्लॉय किया। उसकी इन्फेंट्री सेंटर में खड़ी थी, कैवलरी और चैरियट्स दोनों फ्लैंक्स पर तैनात थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थे लगभग 200 वॉर एलिफेंट्स, जिन्हें उसने इन्फेंट्री के ठीक सामने कुछ दूरी पर तैनात किया। पोरुस की योजना साफ थी। जैसे ही मैसेडोनियन आर्मी आगे बढ़े, ये विशाल एलिफेंट्स सीधे उनके सेंटर पर हमला करेंगे, उनकी फेमस फैलैंक्स फॉर्मेशन को तोड़ देंगे और पूरे बैटलफील्ड पर अफरा तफरी मचा देंगे। और आखिरकार दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। बैटलफील्ड के सेंटर में दोनों इन्फेंट्री एक दूसरे से टकरा गईं, जबकि फ्लैंक्स पर कैवलरी के बीच भीषण संघर्ष छिड़ गया। कुछ ही मिनटों में पूरा मैदान धूल, तीरों और तलवारों की आवाज से गूंज उठा। बैटल के सेंटर में पोरस के वॉर एलिफेंट्स लगातार मैसेडोनियन फैलैंक्स पर हमला कर रहे थे। कई सैनिक उनके पैरों तले कुचले जा रहे थे, जबकि कुछ हाथियों की सूंड और दांतों का शिकार बन रहे थे। अलेक्जेंडर की इन्फेंट्री के लिए सेंटर को संभालना बेहद मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन बैटलफील्ड के बाएं फ्लैंक पर स्थिति बिल्कुल अलग थी। यहां मैसेडोनियन कैवलरी धीरे धीरे पोरस की कैवलरी पर भारी पड़ने लगी। हालात बिगड़ते देख पोरस ने अपने दाएं फ्लैंक की कैवलरी को भी बाएं फ्लैंक की मदद के लिए भेज दिया। यही वह पल था जिसका अलेक्जेंडर इंतजार कर रहा था। जैसे ही पोरस का दायां फ्लैंक कमजोर हुआ, अलेक्जेंडर की कैवलरी ने तुरंत उस खाली जगह का फायदा उठाया। वे तेजी से घूमकर पोरुस की सेना के पीछे पहुंच गए और फिर बाएं फ्लैंक पर लड़ रही अपनी कैवलरी के साथ मिलकर दो तरफ से हमला बोल दिया। अब पोरुस की कैवलरी पूरी तरह घिर चुकी थी। कुछ ही देर में उसका बायां फ्लैंक टूट गया और विजयी मैसेडोनियन कैवलरी सीधे पोरुस की इन्फेंट्री के पीछे जा पहुंची। अब पोरुस की सेना पर सामने से फैलंक्स और पीछे से कैवलरी का दबाव था। धीरे धीरे उसकी बैटल लाइन बिखरने लगी और पूरा बैटलफील्ड अलेक्जेंडर के पक्ष में झुकने लगा। इस तरह हाइडास्पेस की बैटल अलेक्जेंडर की जीत के साथ समाप्त हुई, लेकिन यह जीत उसे बहुत भारी कीमत चुकाकर मिली। कई इतिहासकार इस लड़ाई को अलेक्जेंडर के जीवन की सबसे कठिन और सबसे चुनौतीपूर्ण बैटल्स में से एक मानते हैं। पहली बार उसकी सेना को ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ा जिसने अंत तक हार नहीं मानी। किंग पोरस की बहादुरी और नेतृत्व ने स्वयं अलेक्जेंडर को भी प्रभावित किया। प्राचीन स्रोतों के अनुसार युद्ध के बाद जब अलेक्जेंडर ने पोरुस से पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरुस ने जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस उत्तर और उसकी वीरता से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने न केवल उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया, बल्कि उसके अधीन और भी क्षेत्र जोड़ दिए, जिससे वह इस पूरे क्षेत्र का शक्तिशाली सहयोगी शासक बन गया। लेकिन इस जीत के बावजूद अलेक्जेंडर की सेना पहले जैसी नहीं रही थी। लगातार वर्षों के अभियान, भारी नुकसान और हाइडास्पेस जैसी कठिन लड़ाई ने सैनिकों के मन पर गहरा असर डाला। आगे उनका सामना शक्तिशाली नंदा एम्पायर से होना था, जिसकी विशाल सेना और हजारों वॉर एलिफेंट्स की खबर पहले ही मैसेडोनियन कैंप तक पहुंच चुकी थी। कई इतिहासकार मानते हैं कि हाइडास्पेस की कठिन लड़ाई ने उसी डर और थकान को जन्म दिया
जिसने कुछ समय बाद हाइफेसिस रिवर पर अलेक्जेंडर की सेना को आगे बढ़ने से इनकार करने पर मजबूर कर दिया। और इसी के साथ अलेक्जेंडर का भारत विजय अभियान यहीं रुक गया।